तो अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चीजें थोड़ा समझनी है ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हम लोग न्यूमेरिकल टू भी साथ में लेके चलते हुए चलेंगे, मतलब हम लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दे रहे हैं कि इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी क्षैतिज फर्श पर रखा एक पिंड 10 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा खींचा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी क्षैतिज सतह पर मैंने एक बॉडी को रखा, मुझे नहीं पता इसका द्रव्यमान कितना है, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कि इसका घर्षण उड़ान कितना है, कुछ नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अगर इस बॉडी को खींचना है मुझे, तो खींचने के लिए बताइए कितना बल लगाना होगा, 10 न्यूटन। डेट मीन्स 10 न्यूटन के बल में यह खींच रहा है, खींचा जा रहा है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ये बॉडी 10 न्यूटन के बल में, ध्यान से सुनना, 10 न्यूटन के बल में खींची जा रही है, तो पीछे की ओर जो घर्षण बल आना चाहिए, पीछे की ओर जो घर्षण बल आना चाहिए वो भी 10 न्यूटन आ जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर है ना। अरे 10 न्यूटन से खींच रहे हो, पीछे की ओर घर्षण बल 10 न्यूटन। हालांकि यही घर्षण बल लिमिटिंग फ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी चल रही है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है। यदि लगाया गया बल 6 न्यूटन होता, तब बल और सतह के बीच घर्षण बल क्या होना चाहिए। चलो 10 न्यूटन में बॉडी चल रही है, 10 न्यूटन में बॉडी चल रही है, तो मेरे भाई बताइए, अगर ये 10 न्यूटन ना होकर अगर ये लगाया गया बल होता 6 न्यूटन, ओके, अगर ये लगाया गया बल होता 6 न्यूटन, तो आप ये कहना भाई कि 10 न्यूटन में देखो सर बॉडी आगे की ओर चल रही थी, है लिमिटिंग फ्रैक्शन 10 न्यूटन। अब यदि लगाया गया बल 6 न्यूटन होता, अगर लगाया गया बल 6 न्यूटन होता, तो पीछे की ओर घर्षण बल कितना आएगा। तो सीधी सी बात है कि भैया जब लगाया गया बल 6 न्यूटन होगा, तो इस कंडीशन में पीछे की ओर घर्षण बल भी 6 न्यूटन ही आएगा। अब अगर कोई ये कह दे कि पीछे की ओर 10 न्यूटन होगा घर्षण बल, आगे की ओर 6 न्यूटन, पीछे की ओर घर्षण बल 10 न्यूटन, तो क्या बॉडी पीछे की ओर चलने लगेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर जो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कि जब 6 न्यूटन का घर्षण बल काम करेगा आगे की ओर, उस कंडीशन में जो घर्षण बल होगा सर वो 6 न्यूटन ही होगा पीछे की ओर। बस सीधी सी बात ये। ठीक है, तो काफी आसान सा सवाल है, इस बात को समझे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होता है, कंफ्यूजन में गलत होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कंफ्यूजन में हमेशा गलत होगा डेफिनेटली। सवाल देखो क्या है, 2 किलोग्राम का एक पिंड किसी क्षैतिज समतल पे रखा है। मतलब मेरे पास एक क्षैतिज समतल है और इस क्षैतिज समतल पे बताइए क्या रखा हुआ है। सर इस क्षैतिज समतल पे रखा हुआ है 2 किलोग्राम का पिंड। तो आप पहले इतना सोचो, नीचे की ओर जो काम करता है वो हमारा होता है mg, और ऊपर की ओर जो काम करता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन r, है ना। अब इस पिंड को बताइए कितने बल द्वारा खींचा जा रहा है। सर इस पिंड को 2.8 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जा रहा है। पुल बोला जा रहा है तब सतह और समतल के बीच कितना घर्षण होगा। तब सतह और समतल के बीच, तब सतह और समतल के बीच, यहां सतह और समतल के बीच का मतलब है बॉडी की सतह और समतल के बीच कितना घर्षण बल होगा। यानी यहां पर ये जो घर्षण बल है, इस घर्षण बल का तुम्हें मान बताना है। ओके, तो मेरे भाई जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना आपके सामने कि ये घर्षण बल का मान बताइए, तो पहले एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना कि बॉडी चलने की स्थिति में है, तिथि रुकी हुई है। हो सकता है 2.8 न्यूटन से चल रही हो, और यह भी हो सकता है कि 2.8 न्यूटन के बल लगाने से रुकी हो। कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड होता है लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान निकाल के, या फिर स्टैटिक फ्रैक्शन का मैक्सिमम मान निकाल के, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टैटिक फ्रैक्शन का बस मैक्सिमम मान निकालिए। और आप सबको पता है कि स्टैटिक फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम मान होता है उसका मतलब होता है μs इंटू r। ये होता है सर μs कितना है, तो μs का मान है 0.4, और r हमेशा किसके बराबर होगा? सर r का मान mg के बराबर होगा। द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और g का मतलब होता है 10। देख लो, तो यहां से जो स्टैटिक फ्रैक्शन, ये यूं कहिए कि स्टैटिक फ्रैक्शन का अधिकतम मान है, ये सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 8 न्यूटन दिखाई दे रहा है। तो ज्यादातर बच्चे पता क्या होंगे, ज्यादातर बच्चे सोचेंगे अच्छा म्यू इंटू आर लगाने से 8 न्यूटन आ गया, तो आंसर लगा देंगे 8 न्यूटन, और प्रश्न हो जाएगा गलत।
बच्चा 8 न्यूटन तो वो अधिकतम बल है जो इसको रोक सकेगा, या यूं कहिए कि ये अधिकतम बल 8 न्यूटन है घर्षण बल का। हाँ, तो घर्षण बल का अधिकतम मान है 8 न्यूटन। लेकिन तुमने खींचने के लिए लगाया कितना? तुमने तो सिर्फ 2.8 न्यूटन लगाया है। तो मेरे भाई याद है वो रिजल्ट मैंने अभी जो बताया था, 20 न्यूटन अधिकतम था और खींचने के लिए लगा रहा हो 10 न्यूटन, तो पीछे घर्षण बल भी तो 10 ही न्यूटन आएगा कि 20 न्यूटन आ जाएगा। अब कोई बच्चे कहेंगे नहीं सर घर्षण बल 8 न्यूटन आएगा, तो तुम्हारे हिसाब से जो बॉडी है उसमें आगे की ओर 2.8, पीछे की ओर 8, तो बॉडी पीछे की ओर चल जाएगी। क्या ऐसा हो रहा क्या? नहीं सर ऐसा नहीं हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका आंसर 8 न्यूटन है तो थोड़ा गलत सोच रहे हो, क्योंकि 8 न्यूटन अधिकतम घर्षण है, लगाया गया बल 2.8 न्यूटन है जो कि इस 8 न्यूटन से कम है, इसीलिए पीछे की ओर घर्षण बल भी 2.8 न्यूटन ही होगा। तो पीछे की ओर जो घर्षण बल का सही उत्तर माना जाएगा वो माना जाएगा 2.8 न्यूटन। काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। इसी तरह का एक सवाल ये देखिए, दीवाल वाला सवाल है। अब कहा जा रहा है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड दीवाल से 5 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा सटा कर रखा गया। काफी बढ़िया सवाल है ये। देखो जैसे कि देखो ये तुम्हारी दीवाल हो गई, ये तुम्हारी दीवाल हो गई, और इस दीवाल में क्या किया जा रहा है सर? इस दीवाल में क्या किया जा रहा है सर? इस दीवाल में देखो 0.1 न्यूटन का 0.1 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है ना। तो इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो भार होता है, इसका वो कहां की ओर काम करता है सर? वो काम करता है mg नीचे की ओर। कहां की ओर काम करता है? नीचे की ओर। फिर बोला जा रहा है कि अब देखो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये पिंड तो नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है कि एक क्षैतिज बल द्वारा इसको सटा के रखा जा रहा है, और उस क्षैतिज बल का मान कितना है सर? उस क्षैतिज बल का मान है 5 न्यूटन। यानी ये 5 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा इसको सटा के रखा जा रहा है कि भैया चिपटे रहना। हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर 5 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा ऐसे सटा के रखोगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन अवलंब प्रतिक्रिया भी काम करेगी। तो अवलंब प्रतिक्रिया ऐसे उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि ये अवलंब प्रतिक्रिया हमेशा सरफेस के लंबवत होती है। देखो ये सरफेस ऐसे इसके लंबवत है, तो ये तुम्हारा आर हो गया, ठीक है। तो 5 न्यूटन से सटा के रखा, अवलंब प्रतिक्रिया इधर। हालांकि बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं तो बॉडी नीचे आना चाहेगी, और अगर बॉडी नीचे आना चाहेगी तो इसमें जो लगने वाला घर्षण बल होगा वो कहां की ओर होगा? तो कहना घर्षण बल जो काम करेगा वो ऊपर की ओर काम करेगा। घर्षण बल जो काम करेगा वो कहां की ओर काम करेगा? ऊपर की ओर। मैंने F माना, कितना माना? F, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि इस कंडीशन में घर्षण बल का मान बताइए कितना है। तो पहले आपको ये सेट करना पड़ेगा कि ये बॉडी रुकी हुई है कि नीचे की ओर गिर रही है। सबसे पहले यही सेट करना पड़ेगा। इन्होंने तो बोल दिया कि 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो अवलंब प्रतिक्रिया जो R होगी वो 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ये इधर दोनों बल बराबर कर दो, R बराबर 5 न्यूटन हो गया, है ना। बट नीचे की ओर mg है, तो एक काम करते हैं, मैं mg का थोड़ा मान निकाल लेता हूं। द्रव्यमान कितना है? 0.1 kg, g की वैल्यू 10। तो बताइए नीचे की ओर कितना फोर्स काम किया? 1 न्यूटन, नीचे की ओर 1 न्यूटन। फिर मैं एक और काम करता हूं कि अधिकतम घर्षण निकाल लेता हूं, जिसको आप लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान कितना होता है? तो सीधा सीधा कहना म्यू एस इंटू आर लगाते हैं। सर म्यू एस इंटू आर यही लिमिटिंग फ्रैक्शन है। म्यू एस का मान 0.5 दिया गया है, चेक कर लो। नॉर्मल रिएक्शन आर मुझे 5 न्यूटन नजर आ रही है, तो लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान 5 गुणे 2.5 न्यूटन। आप थोड़ा चीजें समझ में आई आपको। चीजें ये समझ में आई कि देखो सर अधिकतम घर्षण जो है वो 2.5 न्यूटन हुआ, ओके। मतलब पीछे की ओर ज्यादा कितना घर्षण काम कर सकता है? 2.5। बट ये ब्लॉक अपने भार की वजह से नीचे आ रहा है, कितने बल से? 8 न्यूटन के बल से। तो आप मुझे बताओ पीछे घर्षण बल कितना बताओगे? क्या 2.5 बताओगे जो आपने निकाला? नहीं सर, ये अधिकतम घर्षण है, ये अधिकतम घर्षण है, मैक्सिमम घर्षण है, जिसको लिमिटिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बट लगाया गया बल तो देखो अधिकतम घर्षण से कम है।
यही रीजन है कि पीछे की ओर घर्षण बल भी कितना बताओगे, 8 ही न्यूटन बताओगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। आप देख पा रहे हैं ना कि यहां पर हमें फॉर्मूला पता है म्यू इंटू आर, फिर भी वो म्यू इंटू आर लगाने से जो आंसर आ रहा है वो सवाल का उत्तर नहीं है, वो सवाल का उत्तर नहीं है। थोड़ी ज्यादातर लोग को समझ में आता है कि म्यू इंटू आर लगा दो आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि म्यू इंटू आर लगाने से अधिकतम घर्षण कितना आया, 2.5 न्यूटन। तुमने बाह्य बल कितना लगाया, 1 न्यूटन, कम है तो पीछे घर्षण बल 8 न्यूटन आएगा। क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो बाह्य बल के बराबर होता है, लेकिन कब, जब बॉडी स्थिर अवस्था में हो। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो, अब इसे देखो, 36 पर्श पे रखे 10 किलोग्राम के द्रव्यमान को 100 न्यूटन के 36 बल द्वारा खींचा जाता है। अब मेरे पास एक क्षैतिज सतह है, इस पर मैंने एक ब्लॉक को रख दिया, ये मैंने एक ब्लॉक रख दिया है ना। 36 पर्श पर रखे 10 किलोग्राम के द्रव्यमान को 100 न्यूटन के 36 बल द्वारा खींचा जाता है। सर नीचे की ओर कितना काम करेगा, नीचे की ओर mg काम करेगा, ऊपर की ओर कितना काम करेगा, r काम करेगा। कितने बल द्वारा खींचा जा रहा है, 100 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जा रहा है। तो भाई साहब पीछे की ओर घर्षण बल भी काम करेगा, पीछे की ओर घर्षण बल भी काम करेगा। अब पहले ये चेक करो कि ये बॉडी स्थिर अवस्था में है कि गति की अवस्था में। तो आप ये देखिए लास्ट में इन्होंने बोल दिया पिंड का त्वरण क्या होगा, यानी पिंड चल रहा है और चलेगा तभी जब ये 100 न्यूटन का मान घर्षण बल से ज्यादा होगा, है ना। चलो एक बार मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देता हूं। पहले मैं mg का मान निकाल के देखता हूं, mg का मान कितना है। तो द्रव्यमान देखिए 10 किलोग्राम है, द्रव्यमान तुम्हारा 10 किलोग्राम है और g की वैल्यू 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये mg तुम्हारा 100 न्यूटन आया ना 100 न्यूटन। अगर नीचे की ओर mg 100 न्यूटन है तो नॉर्मल रिएक्शन r भी कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, बराबर होते हैं एक दूसरे के। फिर आप कहोगे कि देखो सर अधिकतम घर्षण निकाल लो पहले, तो अधिकतम घर्षण कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है। बताइए अधिकतम घर्षण म्यू इंटू आर होता है, म्यू कितना है 0.5, आर कितना है 100 न्यूटन। तो मेरे भाई अधिकतम घर्षण कितना आ गया, सर अधिकतम घर्षण आ गया 5 न्यूटन, 50 न्यूटन। सर अधिकतम घर्षण 50 न्यूटन आ गया, इसका मतलब पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा 50 न्यूटन काम कर सकता है। हाँ, और आगे की ओर तुमने तो 100 लगा रखा है, तो इसका मतलब पीछे की ओर 50 न्यूटन काम कर सकता है और आगे की ओर तुमने कितना लगा रखा है, 100। बॉडी चलने लगेगी, बॉडी चलने लगेगी क्योंकि आगे की ओर 50 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल है, पीछे की ओर 50 न्यूटन का। ठीक है, एक्चुअली में ये जो 100 न्यूटन है इसी को हम लोग F के बराबर माना करते हैं, याद है ना। तो कहा कि आगे की ओर 100, पीछे की ओर 50, बॉडी चलने लगेगी। तो चलने लगेगी तो बताइए कितने बल से चलेगी, मतलब कितना नेट फोर्स होगा जिस फोर्स से बॉडी चलेगी। मैंने पूछा कितना नेट फोर्स होगा, तो कहना मुझे त्वरण निकालना है तो नेट फोर्स बराबर m इंटू ए मैं लगाना चाहता हूं, ये फॉर्मूला होता है। तो नेट फोर्स आगे की ओर 100, पीछे की ओर 50, खींच रहा है 100, विरोध कर रहा है 50, तो नेट कितना फोर्स हो गया 50 न्यूटन आगे की ओर। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है ये देखो 10 किलोग्राम और इंटू ए कर दीजिए, तो यहां से एक्सेलरेशन ए बराबर पता चल जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यही तो पूछा गया था, आपको मेनली क्या पूछा गया था, आपको एक्सेलरेशन ही तो पूछा गया था कि बॉडी का बताइए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ओके चलो, तो काफी मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी पर आधारित छोटे छोटे सवाल थे, इन सवालों को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग क्या है, तो बच्चा अगली हेडिंग आपके सामने है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब लाभ और यहां पर कह सकते हो हानि, कि घर्षण के लाभ और हानि क्या है ना। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि आपको बस पता होना चाहिए इनके बारे में। मैं एक एक करके बताता हूं। देखो होता क्या है ना कि ज्यादातर लोग घर्षण को एक राक्षस समझते हैं, घर्षण हमेशा हमारे लिए बुरा है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर्षण की बुराई बहुत कम है, लेकिन घर्षण की जो भलाई है ना, एडवांटेज है, वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है मैं ये जो लिख रहा हूं ये भी घर्षण की वजह से लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखता और घर्षण ना होता ना तो मेरा पिन स्लिप कट जाता,
तो घर्षण का पहला ऑर्डर में यूज कहूं, एडवांटेज कहूं, तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है मेरे भाई लिखने में, इन राइटिंग, लिखने में घर्षण इस्तेमाल होता है ना। सर मैं ये जो चल रहा हूं ये भी घर्षण की वजह से चल रहा हूं, अगर घर्षण नहीं होता तो मैं आगे की ओर चल ही नहीं पाता, चलता, घर्षण कम हो जाने की वजह से गिर जाता। हम लोग बर्फ पे क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बर्फ में जैसे ही चलना शुरू करते हैं घर्षण की वजह से स्लिप हो जाते हैं। हम लोग तेल की सतह पर क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहां घर्षण कम होता है ना। तो याद रखना घर्षण का जो दूसरा यूज होता है वो होता है चलने में भी घर्षण बड़ा इस्तेमाल होता है। सर अगला यूज क्या है? अगला यूज है चढ़ने में भी घर्षण इस्तेमाल होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास मैंने एक खंबा बनाया, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है सर, ये मान लीजिए मेरे पास एक खंबा है। अब एक बात बताइए, खंबे में अगर किसी आदमी को ऊपर चढ़ना है, जैसे कि आप कभी बिजली विभाग वालों को देखिए, वो खंबे को पकड़कर सट 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 ऊपर चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि ये आदमी है और इस आदमी से कहा जाए बेटा चढ़ो जरा खंबे में चढ़ना शुरू करेगा। पता चला खंबे में पानी है, खंबे में तेल लगा हुआ है, घर्षण कम हो गया, तो थोड़ा चढ़ेगा फिसल के नीचे आ जाएगा, है ना। तो याद रखना चढ़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है, खंबे में चढ़ने में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल है घर्षण के इस्तेमाल को हम लोग किसी तरीके से कमजोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर्षण का इस्तेमाल हम लोग हटा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल है। देखो इसके अलावा आपने देखा होगा बेल्ट ड्राइव, रस्सा चालन जिसको बोलते हैं, रस्सा चालन बोल दीजिए, या फिर आप इसको पट्टा चालन बोलिए। पट्टा चालन में कॉमा गियर चालन में कॉमा रस्सा चालन में, जिसको आप बेल्ट ड्राइव कहते हैं। बेल्ट ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव हो गया, है ना, गियर ड्राइव हो गया, इन सभी में भी घर्षण का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। बिना घर्षण के कभी ये हो ही नहीं सकता। देखो मैं बताऊं, जैसे कि मैं पट्टा चालन बेल्ट ड्राइव की बात करता हूं, तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, एक पुली यहां होती है, एक पुली यहां पर होती है, और दोनों पुली से होते हुए देखिए इस तरीके से बेल्ट लगी होती है। दोनों पुली से होते हुए देखिए इस तरह से क्या लगी होती है सर, दोनों पुली से होते हुए इस तरीके से क्या लगी होती है सर, एक लगी होती है बेल्ट। ऐसे बताइए, ऐसे ही लगी होती है ना। ये पहली पुली सर, ये दूसरी पुली। तो होता क्या है कि जब पहली पुली घूमती है तो पहली पुली घुमाती है, चलाती है बेल्ट को, फिर बेल्ट चलाती है दूसरी पुली को, और दूसरी पुली के बाद ये इस तरह से ऐसे, यही तो होता है। तो मेरे भाई बताओ, अगर घर्षण ना होता तो पुली घूमती रहती, पट्टा आगे बढ़ ही नहीं पाता। घर्षण की वजह से ही तो पुली घूमने से पट्टा आगे बढ़ता है ना। तो पट्टा चालन में सेम थी, गियर चालन में रस्सा मतलब जहां रस्सी का इस्तेमाल होता हो। तो आप कह सकते हो लिखने में, चलने में, चढ़ने में, पट्टा चालन, गियर चालन, रस्सा चालन, सब जगह पे फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन के हमारे उपयोग में बता रहा हूं। हाँ, अब देखो फ्रिक्शन का अगला उपयोग क्या होता है। फ्रिक्शन का अगला उपयोग नहीं, अब मैं डिसएडवांटेज बता देता हूं। इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है। देखो फ्रिक्शन हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न होने से टूट फूट होती है, टूट फूट हो जाती है ना। मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या होता है। कभी कभी आप देखिए जितने भी हमारे मशीनी पार्ट होते हैं, जैसे कि अभी आप लेथ मशीन, ड्रिल मशीन पढ़ो, तो लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, बोरिंग मशीन में इतना ज्यादा घर्षण होता है बेचारा, इतना ज्यादा घर्षण होता है कि घर्षण की वजह से ना ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से ना उसमें टूट फूट होने लगती है। दैट मीन्स उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। बट ये एडवांटेज नहीं है, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है, डिसएडवांटेज है। ये और ये हमारे क्या है, एडवांटेज है। समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास एडवांटेज की संख्या ज्यादा है साइकिल चलाने में, है तो जगह जगह पे एडवांटेज फ्रैक्शन की बहुत ज्यादा है। बिना फ्रैक्शन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मैं बोल रहा हूं ना, इस बोलने में भी फ्रिक्शन है होठों के बीच, ठीक है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ये हमारे बहुत ज्यादा है। आप इनको किसी भी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये बेल्ट ड्राइव मैंने दिखाया, बेल्ट ड्राइव में कितना बढ़िया इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन का, है
कोई भी आदमी जो है इस तरीके से आगे की ओर ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसमें भी इस्तेमाल होता है। फिर देखिए आदमी अगर आगे की ओर चल रहा है दैट मीन चलने में भी फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बेचारा आदमी चल नहीं पाएगा, फिसल के गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे यूज है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कहाँ फ्रिक्शन इस्तेमाल होता है। तो वहां पर ये जो मेरी बताई हुई बातें हैं ना, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे एक और अगली हेडिंग देखते हैं। अब यहां से नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो जाती है बच्चा। इस हेडिंग का क्या नाम है? तो कहना इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल, घर्षण कोण। इंपॉर्टेंट कर लेना वाली हेडिंग को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर्षण कोण। आप इस हेडिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या होता है घर्षण कोण मैं समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक दो डायग्राम बना के दिखा दूं। जैसे कि मैंने ये क्षैतिज सतह बनाई और इस क्षैतिज सतह पे देखिए मैंने एक पिंड बना के दिखाया। सर इस क्षैतिज सतह पे मैंने एक पिंड बना के दिखाया, एक बॉडी बना के दिखाई। आपको पता है कि हर एक बॉडी का जो mg होता है वो कहां की ओर काम करता है? हर एक बॉडी का mg नीचे की ओर और इसकी नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की ओर, ऐसे ही होता है ना। फिर अगर इस बॉडी पर आगे की ओर मैं बाह्य बल लगा रहा हूं तो पीछे की ओर बताइए कौन सा बल आएगा? तो कहना पीछे की ओर सर आ जाएगा घर्षण बल। सर पीछे की ओर आ जाएगा घर्षण बल, जिसको मैंने अपनी तरफ से F कह दिया, पीछे की ओर घर्षण बल आ जाएगा। ठीक है, तो अब बॉडी अगर लिमिटेड अवस्था में है, लिमिटेड अवस्था का मतलब होता है कि बॉडी किसमें है? सर बॉडी मान लीजिए सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में, लिमिटिंग स्टेट में है। तो आपको पता है कि लिमिटिंग स्टेट में यहां पर जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, या फिर आप उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हो। लेकिन मुझे डिफाइन करना है कि भाई फ्रिक्शन एंगल क्या है यार। और एंगल का मतलब होता है कोण, और कोण का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच का एंगल है। तो अब सुनो ध्यान से क्या होता है, मैं जो परिभाषा दे रहा हूं। सीमांत संतुलन की स्थिति में, ध्यान से सुनना, सीमांत संतुलन की स्थिति में घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट R डैश होगा, क्या होगा? R डैश। ये अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, सर ये अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, बस उसी कोण को घर्षण कोण कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। सीमांत संतुलन की स्थिति में घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया का परिणामी यानी रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, सर वही घर्षण कोण है। तो यहां जो मैंने आपको फाई दिखाया है ना, यही ध्यान रखना, इसी फाई को हम लोग घर्षण कोण कहेंगे। अगर मैं पूछूं फाई क्या है तो याद रखना फाई का ही नाम क्या है? तो फाई का ही नाम घर्षण कोण है। ठीक है, बट ये फाई निकलेगा कैसे? तो फाई को निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि इस लाइन को मुझे यहां से ऐसे मिलाना पड़ेगा, इस लाइन को मुझे ऐसे यहां मिलाना पड़ेगा, और फिर लाइन को मिलाने के बाद मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखो भाई जिस तरह से एफएस नीचे है, इसी की पैरेलल शिफ्टिंग करके आपने यहां पर एफएस बना दिया, ये हो गया एफएस। इसी की पैरेलल शिफ्टिंग करके मैंने एफएस बना दिया। अब ये जो ट्रायंगल आपको बना, चित्र में ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल में मुझे tan फाई लगाना पड़ेगा। चित्र में tan फाई, जल्दी बताइए tan फाई बराबर क्या होता है? तो कहना tan फाई लंब बटे आधार, लंब सामने वाली भुजा यानी एफएस हो जाएगी और आधार कितना हो जाएगा? r, एफएस बटे r। सर अगर मैं एफएस का मान पूछूं कितना होता है, तो पूरी दुनिया को पता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक पता है कि एफएस बराबर होता है म्यू आर। तो एफएस की जगह पे तुमने म्यू इंटू आर रखा, आर को आर से कैंसिल कर दीजिए, काट डालिए, चीर डालिए, फाड़ डालिए, तो देखो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा? तो कह देना tan फाई बराबर हो जाएगा म्यू, यानी घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में एक संबंध आ गया, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में एक संबंध आ गया, tan फाई बराबर म्यू या फिर म्यू बराबर tan फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। अच्छा, tan को हम लोग कई बार टेंजेंट कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? टेंजेंट, और या फिर हिंदी में लिखते हैं इसको स्पज्या, स्पज्या। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि घर्षण कोण की स्पज्या, घर्षण कोण का टेंजेंट घर्षण गुणांक होता है, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट ऐसे बनेगा, डायरेक्ट आपसे कहेगा कि सर अगर घर्षण गुणांक 1/√3 है, 1/√3 है, तो बताइए जल्दी से घर्षण कोण कितना होगा, फाई कितना होगा। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा म्यू बराबर tan फाई लगाइए और फटाफट देखो आंसर आ जाएगा। तो म्यू है 1/√3 और रही बात tan फाई की, तो tan फाई मुझे निकालना है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि फाई बराबर कितना हो जाएगा सर, फाई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग के पास क्या है? अगली स्लाइड हम लोग के पास है कि पिंड को रोकने के लिए न्यूनतम दूरी, है ना। ये भी एक घर्षण का एप्लीकेशन है, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट होता है और एकदम आसान कॉन्सेप्ट होता है। कई बार क्वेश्चन बन भी सकता है इससे। जैसे आप लोग देखिए, मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दी, मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दी आपके सामने, ठीक है। देखो कोई भी सतह हो, हर एक सतह में कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होता है, क्योंकि हर एक सतह रफ होती है और रफ का मतलब खुरदरा होता है, रफ टॉपी फेयर टॉपी खुरदरा होता है, और खुरदरे में कुछ ना कुछ घर्षण होगा, इसीलिए कुछ ना कुछ घर्षण गुणांक होगा। मान लीजिए रफ सरफेस है, मैंने घर्षण गुणांक नहीं मान लिया। फिर अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास एक यहां पर ब्लॉक था जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, कितना द्रव्यमान है m, लेकिन मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को जानबूझ के धक्का दे दिया, वेलोसिटी दे दी अपनी तरफ से, और मैंने इसको वेलोसिटी दे दी v मीटर पर सेकेंड की। मान लीजिए मैंने वेलोसिटी दी होती 40 मीटर पर सेकेंड, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये रुक जाता ना तो मैंने इसको वेलोसिटी मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड की दी, और जैसे ही मैं वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड की दूंगा तो घर्षण की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती रहेगी। एक समय जरूर इसका ऐसा आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइए इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होनी चाहिए, सवाल ये। ओके, तो ये बड़ा कॉमन सवाल होता है कि अगर मैंने किसी बॉल को, किसी पिंड को धक्का देकर एक वेलोसिटी दे दिया है, यहां पर हम लोग कई बार टाइम को 0 मानेंगे और यहां वाला भी टाइम कई बार दिया जाएगा, टाइम को t मान लिया, है ना। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, लास्ट में जाके वेलोसिटी 0, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। अच्छा, दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, ओके। तो तुम्हें वेलोसिटी, टाइम, x और म्यू, इन तीनों में संबंध निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? संबंध। तो बच्चा जब ये पूछा जाता है कि बताइए कितना दूर जाके रुकेगा, तो यहां पर एक थ्योरम लगानी पड़ती है। उस थ्योरम का नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि ये थ्योरम मैं आपको एक बार वहां पर भी पढ़ाऊंगा जब मैं पावर और वर्क पावर और एनर्जी पढ़ाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलते हैं। तो बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी बॉडी के पास गतिज ऊर्जा है और उसकी वेलोसिटी घट के 0 हो जा रही है, तो गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा। बट इसमें कार्य कम कौन रहा है, सवाल ये। तो जैसे जैसे बॉडी आगे की ओर बढ़ेगी ना, तो पीछे की ओर कौन सा बल काम करेगा? सर पीछे की ओर काम करेगा घर्षण बल। तो बल विस्थापन, बल विस्थापन। तो जो भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो एक्चुअली में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य इसके बराबर होगा। ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जो भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा, ठीक है। तो भैया पहले वेलोसिटी v थी, तो गतिज ऊर्जा ½ mv², बाद में वेलोसिटी 0, तो गतिज ऊर्जा 0, परिवर्तन ये रहा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल और गुणे विस्थापन। भाई कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। लेकिन मैं 0 को हटा ही देता हूं क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं। मैं सीधे सीधे कहता हूं बच्चा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ½ mv² होगा और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य घर्षण बल गुणे विस्थापन यानी x। समझ पा रहे हैं ना सब लोग?
कोई दिक्कत तो बता देना। हाँ हाँ, और हालांकि वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अभी अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पे। और आप मेरा नंबर भी नोट कर लो, 8545944947, जितनी बच्चे एडमिशन लिए इस बैच में आप मुझे पर्सनल फोन कीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, तो आप बताइए घर्षण बल की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या है ना, घर्षण बल देखो अभी अभी आपने पढ़ाया म्यू इंटू आर होता है, लेकिन आर का मतलब होता है एम जी। आर का मतलब क्या होता है, एम जी। तो मैंने एम जी भी रख दिया, आर भी रख दिया, फिर एम से एम कैंसिल हो गया। तो यहां पर एक संबंध आपके सामने आ जाता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और आगे क्या हो जाता है सर, आगे हो जाता है म्यू जी इंटू एक्स। तो ध्यान रखना यही वो संबंध है जो हमारे आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर देगा, चाहे वो प्रश्न वेलोसिटी से रिलेटेड हो, एक्स से रिलेटेड हो, म्यू से रिलेटेड हो, या फिर टाइम से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेट करने वाला होगा हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हमारे पास गति के इक्वेशन भी तो हैं। हाँ, जैसे कि मैं इसमें गति के समीकरण भी लगा सकता हूं, तो मुझे सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, थोड़ा सोच से देखिए कि बॉडी आगे बढ़ रही थी, वेलोसिटी लगातार कम हो रही थी। तो वेलोसिटी लगातार कम हो रही थी क्योंकि घर्षण बल पीछे की ओर लगा हुआ था, है ना। तो बताइए इस बॉडी में क्या आएगा। तो कहना अगर वेलोसिटी लगातार कम हो रही थी तो इस बॉडी में मंदन आएगा, जिसे आप रिटायर्डेशन भी कहते हो। तो आपसे पूछा जाए बताइए कितना रिटायर्डेशन आएगा, तो कहना रिटायर्डेशन निकालने का सीधा सा अर्थ होता है मेरे भाई कि जो भी बल इस्तेमाल हो रहा है रोकने के लिए और डिवाइड बाई द्रव्यमान, यही होता है, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं बल की जगह पर म्यू इंटू आर, आर की जगह पे एम जी कर दूं और डिवाइड बाई एम कर दूं, और वो भी माइनस के साथ, तो साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मंदन का मान कितना आने वाला है। तो m से m कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर जो मंदन की वैल्यू आती है, रिटार्डेशन की वैल्यू आती है, वो माइनस का म्यू इंटू जी आती है। तो जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आए और उसमें पूछा जाए बताओ कितना रिटार्डेशन काम करेगा, कुछ नहीं कहना, a बराबर माइनस म्यू इंटू जी कह रही है। माइनस चिन्ह इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वो रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको लगाया, प्रश्न हमारा सॉल्व। ठीक है, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद करना है, ये डायरेक्ट नहीं याद करना है, चीजें समझनी की आई कैसे। अब वो समझ में तभी आएगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को देखना हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से कहते में सुनना। एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर आगे ये बोला जा रहा है कि घर्षण के कारण कितना मीटर दूर जाके रुक जाएगा। तो मेरे भाई जब रुक जाएगा तो बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बताइए हो जाएगा। तो म्यू का मान भी तुम्हें दे दिया, और कितने मीटर दूर जाके रुकेगा, डेट मीन्स तुम्हें ये एक्स पता करना है कि बताइए कितना मीटर दूर जाके रुकेगा। कितना आसान सवाल है। द्रव्यमान नहीं देना क्योंकि वाली चीज में द्रव्यमान कैंसिल आउट हो जाता है। देखो कहीं द्रव्यमान दिया नहीं है, हालांकि द्रव्यमान का मुझे कोई रूल नहीं है ना। तो अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ी ना, अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम पढ़ी है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ऊर्जा को कार्य में बदलो, ऊर्जा को कार्य में बदलो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर बराबर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल मतलब म्यू इंटू आर, आर का मतलब एम जी, ये पूरा घर्षण बल, और कार्य का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। बल यहां से यहां तक हो गया इंटू विस्थापन, है ना। तो मेरे भाई यहां से बताओ m से m को काट डालो, वेलोसिटी 20 है तो 20 गुणे 20 यानी 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, म्यू का मान 0.4, जी की वैल्यू 10 और इंटू एक्स। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन से आप एक्स निकाल सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा, ऊपर 400 आ गया, नीचे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो फाइनली बताइए यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? सर x बराबर 50 मीटर आ जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर है, बस कितना आसान है। x बराबर क्या है? 50 मीटर हो गया, है ना। तो ये 50 मीटर दूर जाकर रुक जाएगा, ये 50 मीटर दूर जाकर रुक जाएगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़िए, एक और सवाल देखिए।
एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से स्लाइड करता है और 50 मीटर दूर जाके रुक जाता है, फिर बोला जा रहा है तब घर्षण गुणांक क्या है। इस बार घर्षण गुणांक म्यू तुमसे पूछ लिया गया। इस बार घर्षण गुणांक तुमसे क्या पूछ लिया गया सर? म्यू पूछ लिया गया। अब ये भी सवाल कठिन थोड़ी ना, एकदम आसान है यार। हाँ, डायरेक्ट मैं लगा दूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी अभी आपने थ्योरम से पढ़ा भी है, अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम ये कहती है कि जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट होगा वो हमारा घर्षण बल के बराबर होगा, यानी म्यू इंटू आर, आर की जगह एम जी इंटू एक्स, यही तो था। फिर मैंने देखिए एम से एम कैंसिल किया, वेलोसिटी कितनी थी 10, वेलोसिटी थी 10, तो 10 गुणे 10 बटे 2, म्यू का मान तुमसे पूछा जा रहा है, स्मॉल जी का मान 10 ले लीजिए, कितना मीटर दूर जाकर रुकता है 50 मीटर। बस सॉल्व कर लो, अरे सॉल्व कर लीजिए ना। देखो 2 जीरो उड़ा दीजिए, 8 2, यहां से म्यू का जो मान निकल के आ रहा है 5 दूनी 10, यानी 8 बटे 10, और 8 बटे 10 का मतलब होता है 0.1। तो फाइनली साफ साफ पता चल गया कि जो भी हमारा घर्षण बल होगा सर वो 1/10, दैट मीन्स 0.1 होगा। ओके, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना, है ना? तो एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, ये भी इजी है। आगे बढ़ते हैं। आहा, अब एक छोटी सी हेडिंग और आ रही है आपके सामने, इसको सुनो। इसको बोलते हैं विश्राम कोण। क्या बोलते हैं? विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सर ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है? विश्राम कोण क्या? मैं बताता हूं। देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक प्लेन बनाया, मैंने आपके सामने एक प्लेन बनाया, और इस प्लेन पे इस तरीके से मैंने कोई ब्लॉक या कोई पिंड रख दिया। तो आपको पता है कि पिंड रखने के बाद mg नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r होता है। अब मैं इस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, बस यही है, रखा हुआ है, कोई खींचने वाला कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, है ना? ऐसे रखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ जरा, जब ये ऐसे रखा रहेगा तो क्या अपने भार से ये चल सकता है? सोचते देखिए, क्या ये अपने भार से आगे की ओर बढ़ सकता है? तो कहना ये अपने भार से सर आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, टोटली गलत, नहीं बढ़ सकता सर, कभी नहीं बढ़ सकता। अच्छा सर, मुझे इसको अपने भार से चलाना है, तो भार से चलाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि ये वाले सिरे को फिक्स कर दूं, है, और ये वाले सिरे को हाथ में पकड़कर उठाना शुरू कर दूं, उठ जा, चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। तो जैसे जैसे ये उठता जाएगा तो कंफर्म एक एंगल हम लोग के पास थीटा ऐसा जरूर आएगा, एक एंगल थीटा ऐसा जरूर आएगा जिस पर वो अपने भार से ही नीचे की ओर फिसलना शुरू कर दे। बताइए, आएगा ना? तो एक एंगल थीटा अपना जरूर आएगा जिस पर वो अपने भार की ओर जस्ट फिसलना शुरू कर दे, बस उसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज, हिंदी में विश्राम कोण, या फिर कई बार हम लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग, याद रखिएगा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि वह न्यूनतम कोण जिस पर पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ कर दे। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री पर फिसलना प्रारंभ कर देती है, तो 29 पर नहीं फिसलेगी। हाँ, लेकिन अगर तुमने 32 डिग्री कर दिया तब तो फिसलेगी, तो 32 पर भी फिसलेगी, 30 पर भी फिसलेगी। लेकिन एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है? जो इन दोनों में न्यूनतम है, इसलिए देखो परिभाषा में लिखा है वह न्यूनतम कोण जिस पर बॉडी अपने भार के कारण फिसलना शुरू कर देती है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो मैंने 30 डिग्री तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं ये न्यूनतम कोण निकाला कैसे जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। ध्यान सुनना, क्या देख सर, देखो ध्यान सुना। सर एक बात मुझे बताइए, हर एक बॉडी का नीचे की ओर क्या काम करता है? mg काम करता है। और ये रहा समतल, और समतल को मैंने मान लिया है, समतल को मैंने मान लिया रफ। रफ का मतलब खुरदरा होता है, और खुरदरा है तो कुछ ना कुछ घर्षण गुणांक भी होगा, है ना। तो मुझे क्या करना है कि इस mg के पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे मेरे भाई। एक तो प्लेन के पैरेलल, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई एक कंपोनेंट इसका mg का यहां आएगा, दूसरा कंपोनेंट mg का यहां आएगा। ये प्लेन के पैरेलल हो रहा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा थीटा देखिए, ये एंगल थीटा। तो मेरे भाई अगर ये एंगल थीटा है तो थोड़ा लाइन को अगर मैं बढ़ा के बताऊं, ये एंगल 90 हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, देखो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा बचेगा, समझे।
तो मेरा कहने का मतलब अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये दोनों आपस में 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। अब मैं इस बात को डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना समझ में आए। तो मैंने इस एंगल को डायरेक्ट कह दिया ये थीटा है। अब हमें करना है कंपोनेंट, और मैंने एक बार नहीं 10-10 बार आपको पढ़ाया है कि जहां पर एंगल होता है वहां पर कॉस लगाते हैं। तो बच्चा मेरे ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा खींचेगा। तो जब नीचे की ओर mg sin थीटा खींचेगा तो पीछे की ओर एक घर्षण बल भी आ जाएगा, और घर्षण बल Fs हो जाएगा। प्लेन को दबा रहा है mg cos थीटा, तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी r, ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी क्या, r, है ना। तो चित्र में अगर आप देखिए, चित्र से आप देखिए तो चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो r था, प्लेन के परपेंडिकुलर जो r था, प्लेन के परपेंडिकुलर जो r था वो बराबर हो जाएगा mg cos थीटा के, समीकरण नंबर 1। और प्लेन के नीचे का जो फोर्स है दैट मींस mg sin थीटा, वो बराबर हो जाएगा fs के, fs घर्षण बल के। बट आपको पता है कि जो fs होता है घर्षण बल होता है सर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू इंटू आर। आर की जगह पे आपको mg cos थीटा रखना पड़ेगा। मैंने म्यू इंटू आर किया बच्चा, fs और म्यू इंटू आर की जगह mg से mg कैंसिल, cos थीटा को उठा के नीचे ले आइए तो साफ साफ देखिए tan थीटा बराबर म्यू आ गया। और आप लोगों को मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि जो भी म्यू होता है, जो भी म्यू होता है, तो म्यू का मान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर, ये घर्षण गुणांक के बराबर होता है, यानी tan फाई के बराबर होता है, बताइए था। तो म्यू की जगह आप tan फाई रख दो, और जैसे ही आप म्यू की जगह पे tan फाई रखोगे तो यहां से साफ साफ पता चल जाएगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और घर्षण कोण आपस में बराबर होता है ना। मतलब विश्राम कोण और घर्षण कोण आपस में क्या होता है, बराबर। देखो थीटा है विश्राम कोण और फाई है घर्षण कोण, ठीक है। तो ध्यान रखना है एंगल ऑफ स्लाइडिंग यानी विश्राम कोण घर्षण कोण बराबर होता है मेरे भाई। अब यहीं से देखो कंडीशन बन जाएगी, तीन तरह के केस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन नंबर बनना शुरू हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सुनो ध्यान से, कैसे साथ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो म्यू है अगर वो 1/√3 होता तो मेरे भाई यहां से घर्षण कोण 30 डिग्री होता। मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर सतह में घर्षण गुणांक 1/√3 होता तो घर्षण कोण 30, यानी 30 पे ये फिसलना शुरू करेगा। तो अगर एंगल जो थीटा आपने रखा है वो 30 डिग्री से कम है तो नहीं फिसलेगा। अब 30 डिग्री से कम कह दो या फिर फाई से कम कह दो, तो वह फाई से कम कह दो, यानी थीटा जो होगा सर अगर वो फाई से कम है तो बॉडी कैसी रहेगी, तो ध्यान रखना बॉडी रहेगी स्थिर। बॉडी कैसी रहेगी सर, बॉडी रहेगी स्थिर। फिर अगर थीटा का मान दैट मींस एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो थीटा है इसका मान फाई के बराबर होगा, तो बॉडी कह सकते हो चलने वाली होगी। हालांकि ये भी स्थिर ही होता है, चलने वाली होगी, कॉपी में नोट डाउन करना सब लोग। और अगर थीटा का मान फाई से ज्यादा है, फ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री, तुमने एंगल बना दिया 35, तो बॉडी चलने वाली होगी यानी चल रही होगी, अर्थात गति की अवस्था में होगी, गति की अवस्था में हो। तो ये तीनों केस में से कोई भी केस आपका पूछा जा सकता है, ये तीनों केस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि यदि थीटा हमारा फाई से कम है तो क्या होगा, स्थिर होगा। थीटा फाई के बराबर है तो चलने वाली होगी, थीटा फाई से बड़ा है तो कह सकते हो गति की अवस्था में होगी। ओके, तो आगे वाली स्लाइड देख लेते। अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहां से हमारा फ्रैक्शन का क्लास 2 यानी लेक्चर नंबर 2 फिनिश हो जाता है, और इसके बाद थोड़ी और बची है, फिर हमारा वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।